हम घर भी गिराएंगे और लोगों का कत्लेआम भी करेंगे। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, जनूबी लबनान से निकलने से इनकार। अमन मुआहदे के बावजूद इतना सख्त बयान आना, ऐसा क्यों है? इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ईरान और अमेरिका में अमन मुआहदा जो है वो तकरीबन हो चला है, कुछ शिकों पर इत्तफ़ाक हो गया है, बाकी कुछ बातें जो हैं उस पर मामलात चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। वो कह रहे हैं हम लाशें भी गिराएंगे, लोगों के घरों पर कब्ज़े भी करेंगे, जनूबी लबनान को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अमन मुआहदा किधर जाएगा? असल में यही मामला है सारा आदिल भाई कि वहाँ ये नेतन्याहू की और इसराइल की बक़ा का मसला है। और अगर जनूबी लबनान से जो दाखिल हुए हैं और आगे ये पेशकदमी कर रहे हैं और अगर इनको वापस बुला लिया गया तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू की साफ़ मौत है। और उसकी बहुत अहम वजह है। उसकी वजह यह है कि ये लबनान के अंदर जाकर मुसलसल यही एक महाज़ रह गया है जहाँ पर इसको गर्म रख कर मशरिक़ वस्ता में कहीं ना कहीं आग जो है वो आप लगा सकते हैं और दुनिया को पैगाम दे सकते हैं कि आप जंग कर रहे हैं। और अगर वहाँ से भी वापस आ जाते हैं, ईरान का महाज़ भी खामोश हो जाता है, मशरिक़ वस्ता में और कोई ऐसा महाज़ नहीं नज़र आ रहा अरब मुल्क में ख़ास तौर पे, तो उसके बाद नेतन्याहू को अब जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ईरान के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी उसमें क्या किया। तो अब जो आहिस्ता आहिस्ता सर्वेज़ आ रहे हैं उसमें भी इसराइली बिल्कुल यकसू हो चुके हैं दो बातों पर। एक तो ये कि ईरान कामयाब हो गया है और दूसरी बात ये कि नेतन्याहू, उसकी पॉलिसियाँ, उसकी काबीना, उसकी फ़ौज नाकाम हो गई है। अब ईरान में भी नाकाम हो गई है, लबनान में भी नाकाम हो गई है और जहाँ जहाँ वो छेड़ता जा रहा था जंग को, उन तमाम जगहों पे इसराइली और यहूदी ये समझते हैं कि नेतन्याहू नाकाम हो गया है। अब नेतन्याहू का प्रॉब्लम ये है कि वो अब कैसे जवाब देगा। उसने सबसे पहले ही कहा था कि मैं ईरान को 4-5 दिन में ख़त्म कर दूंगा, अमेरिका की मदद से कर रहा हूँ, तो मैं बड़े हमले करूँगा। वो नहीं हो सका। ईरान अभी भी डट के खड़ा हुआ है। उसको अपनी बका की जंग लड़नी थी ईरान ने, वो लड़कर कामयाब होकर उभर कर सामने आ गया। वो मुआशी ताकत बन गया। उस पर से जो मुआशी पाबंदियाँ थीं वो उठना शुरू हो गई। अमेरिका ने जो ईरानी तेल पर पाबंदियां लगाई थी वो भी हटा ली हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ साथ जो अरबों डॉलर के जो उसके असासे मुंजमद हो गए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके खुल रहे हैं, वापस मिलना शुरू हो जाएंगे। और अब दुनिया जो है इन निटी-ग्रिटीज़ पे बात कर रही है, किस तरह उनको दिया जाए, किस तरह उसका प्रोसीजर होगा, किस तरह डिसबर्समेंट होगी फ़ंड्स की। अब इन सारी चीज़ों में बात हो रही है। और जो स्टेट बैंक के जो तेहरान के जो गवर्नर हैं, सरबराह हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि फ़ंड्स कितनी बड़ी तादाद में आएंगे अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये आने वाले हैं और हम इसका इंतज़ाम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो इकनॉमिकली अब हमें स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आएगा और 40-50 अरब डॉलर तेल की जो बरामद से 1 साल के अंदर अंदर हमें अंदाज़ा होगा कि कमा रहा है तेल से। 40-50 अरब डॉलर, जी, बहुत बहुत बड़ी रकम है। और अभी कुछ अरसे के अंदर ही ये 8-10 अरब डॉलर के तेल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी, जब ये अभी सैंक्शंस थोड़ी सी उठ रही थी और थोड़ी लगी हुई थी, उसी वक्त उन्होंने तकरीबन 2 अरब डॉलर से कुछ कम का तेल जो है वो एक्सपोर्ट किया था, 1.6 बिलियन डॉलर्स का। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ईरान बहुत मजबूत हो गया। तो नेतन्याहू का हर नैरेटिव नाकाम हो गया है। नेतन्याहू कह रहा था कि ईरान ख़तरा है। ईरान ने बहुत सारे ऐसे प्रूडेंट स्टेप्स लिए, ऐसे तदब्बर वाले स्टेप्स लिए, जिससे अंदाज़ा हो गया कि वहाँ की हुकूमत के बारे में नेतन्याहू जो पोर्ट्रे कर रहा था कि ये लोग वहशी हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इसराइलियों की जान नहीं ली जो ली जा सकती थी, जिन शहरों पर हमला कर सकते थे, नहीं किया उन्होंने। गैर ज़रूरी तौर पर फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। उन्होंने फ़ौजी अहदाफ पर हमला किया, उन्होंने किसी भी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। जी बिल्कुल। और इसी तरह उन्होंने पेट्रोकेमिकल के जो प्लांट्स थे उनको निशाना बनाया। वो भी तब हमला करता था जब ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पे हमला किया जाता था, तो उसके जवाब में करता था। यानी अगर ईरान में किसी तंसीबात को निशाना बनाया जाता था, फौजी तंसीबात को, तो फिर वो जवाब में हमला करता था, खुद से हमला नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरह जब रिजीम चेंज की आप बात करने चले थे कि हम तो रिजीम चेंज करेंगे, तो रिजीम चेंज नहीं कर सके। आपने वालिद की जान ले ली, उनके बेटे को जो है वो शहादत के बाद वो आ गए यहाँ पर, और वो उससे ज़्यादा एक अलग अंदाज में चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो अंदाज़ा ये हो रहा है कि नेतन्याहू की ग्रिप ईरान पे तो कमज़ोर हो चुकी थी, अब लबनान पे भी ऐसा ऐसा ख़त्म हो रही है। तो लबनान में जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, जो वहाँ पर हिज़्बुल्लाह है, तो वो कोशिश करके अपने साइज़ से काफ़ी बड़े लेवल की मुज़ाहमत कर रही है। और हमें देखने में आ रहा है उन्होंने साउथ से मारना शुरू किया है और वो सेंटर तक मारते मारते उनको लाए हैं। अब उन्होंने एक एक फ़ौजी को जब ड्रोन से निशाना बनाया, क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया, और इसी के साथ साथ जो उन्होंने नॉर्दर्न इसराइल का महाज़ गर्म कर दिया, यानी शुमाली जो इसराइल था वो उन्होंने बिल्कुल वैसे कर दिया जैसे सेंट्रल तेल अवीव था, जो 2-3 महीने पहले तक था कि वहाँ पे बम आके गिर रहे थे, मिसाइल आके गिर रहे थे, सायरन बज रहे थे, अलार्म्स बज रहे थे, और लोगों को कहा जा रहा था कि आप पहुँचें, बंकर्स के अंदर छुप जाएँ। तो ज़िंदगी शुमाली इसराइल में बिल्कुल वैसी हो गई थी जैसे तेल अवीव में 2-2.5-3 महीने पहले तक थी। तो उससे नेतन्याहू को अंदाज़ा हुआ कि मैं
बहुत बुरी तरह पिट चुका हूँ। वो हिफाजत करने में नाकाम हो गया, ईरान को ख़त्म करने में नाकाम हो गया, वो अमेरिका को यहाँ पर मुसलसल इंगेज करने में नाकाम हो गया, और उसके बगैर जब ये अमन मुज़ाकरात हुए तो हर बार जब ये मुलाकात करते थे तो एक थप्पड़ नेतन्याहू को बहुत ही ज़ोरदार पड़ता था। तो नेतन्याहू को अंदाज़ा हो गया कि उसको तो ड्राफ्ट तक नहीं दिखाया गया, उससे ड्राफ्ट छुपाया गया। और जब ड्राफ्ट छुपाने का मतलब ये है कि जो सालिस हैं और जो दो फ़रीक़ैन हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं बिल्कुल यकसू हैं कि इसराइल एक फ़साद की जड़ है। इसको आप जितना इंगेज करेंगे, नेतन्याहू को जितना इंगेज करेंगे, आप अमन के बजाय जंग की तरफ जाएंगे और उसका कोई फ़ायदा नहीं बिल्कुल। लेकिन अज़हर भाई, अब चूँकि वो ये कह रहा है कि हम वहाँ से नहीं निकलेंगे, हम लाशें गिराएंगे, हम लोगों के घरों पर कब्जे करेंगे, तो अगर अब इसराइल ऐसा करता है तो ये अमन माहिदा जो हो रहा है उसके तहत क्या अमेरिका फिर इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस गया है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जो जेडी वांस ने भी कहा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि असल में इनके जो मिनिस्टर्स हैं ना, उनके को बेलगाम छोड़ दिया है, और कहा है कि कोई ना कोई ऐसा बयान दागते रहो जो जाके कहीं ना कहीं दिल में चुभे और कहीं ना कहीं लोगों में इश्तियाल पैदा हो, और कोई किसी तरह की ऐसी सिचुएशन बन जाए कि अमेरिका और ईरान आमने सामने आके खड़े हो जाएँ। तो इसके लिए उन्होंने बैन गवर और स्मोत्रिच और उनके बहुत सारे लोग हैं जो उनको बिल्कुल खुला छोड़ दिया, और वो कुछ भी बयान देते हैं। अब बैन गवर क्या कह रहा है कि हम तो बिल्डिंग्स भी गिराएंगे और हम लोगों को भी मारेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम तो पीछे नहीं हटने वाले जुनूबी लबनान से, और ये जो भी बात कर रहा है हमें एतमाद में लिए बगैर कर रहा है, इसलिए वो अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार है, इसराइल उसके अल्फाज का जिम्मेदार नहीं है, हम तो यहीं पर रहेंगे। अब मसला ये है कि नेतन्याहू फंस चुका है। अगर वो पीछे हटता है और अपनी फ़ौजों को पीछे बुलाता है तो उसके बाद यानी जंग ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म हो गई इसका मतलब है अदालती प्रोसीडिंग शुरू हो गई, जो उसकी करप्शन केसेस हैं और सारे मामला हैं जो बिल्कुल उसके सर पर आ चुके हैं, और किसी वक्त भी जो है उस पर जो सज़ा है खबर तैयार है। बिल्कुल उसकी खबर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, सियासी खबर भी तैयार हो चुकी है, और जो उसकी जिस्मानी खबर है वो भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि उसको जाना है अब जेल, और जेल जो है से बाहर तब आना है जब शायद उसकी लाश बाहर आएगी जेल से, और ये बात उसको समझ आ गई है। इतनी ज़्यादा सज़ाएं उसको होने वाली बहुत तवील सज़ा है, और एक एक केस के अंदर 5-5, 8-8 साल सज़ा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास 100-200 साल हैं अभी जो ज़िंदगी के बाकी हैं, तो वो उसकी बाकी जो ज़िंदगी है कालकोठरी में गुजरनी है। बुरे दिन उसके शुरू हो चुके हैं, माइनस हो चुका है सियासी तौर पे हर तरफ से। खुद इसराइलियों ने उसको 92% इसराइलियों ने उसको माइनस कर दिया अपने एक पोल में, और ईरान का साथ दिया और बताया कि ईरान जीत गया है। तो इसका मतलब ये है कि तवील मुद्दती पॉलिसी को जब बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग सिक्योरिटी, तो उसके अंदर भी नेतन्याहू को नहीं देख रहे, और देख रहे हैं कि अगर नेतन्याहू यहाँ मजीद कुछ अरसे और कुछ महीने टिक गया तो इसका मतलब ये है कि इसराइल जो बर्बाद हो रहा है मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। और बहुत ही सीनियर लोग ये बात कह रहे हैं, साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म जो है अहूद ओलमर्ट, और इसी के साथ साथ जो उनका साबिक़ आर्मी चीफ़ है वो भी ये बात कर रहा है कि ये तबाही के दाने पर इसराइल पहुँच चुका है। अगर आपको इसको बचाना है तो आपको नेतन्याहू को माइनस करना पड़ेगा और उससे इक़्तिदार छीनना पड़ेगा। तो नेतन्याहू की आपने बिल्कुल ठीक कहा है, खबर तैयार हो चुकी है, मजमूई तौर पे बहुत बुरी तरह फंस चुका है, और अगर अब उसने कोई मिस एडवेंचर लबनान में किया तो ईरान भी उसको पकड़ के मारेगा, और अमेरिका के लिए भी और कोई चांस नहीं होगा कि वो उसके साथ सख्ती से निपटे। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई जी। बिल्कुल, अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।